नमस्कार, मैं सोनम सिंह लेकर हाजिर हूं सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी विपक्ष का विभाजन षड्यंत्र और उसको लेकर दिए गए योगी के एकजुट मंत्र पर। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो उन्होंने देश के आजादी से लेकर अब तक की राजनीतिक को लेकर के विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सपा हो या कांग्रेस, हर किसी पर विभाजन वाली सियासत को लेकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए बताया कि आज भी कुछ राजनीतिक दल देश में और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जहां उन्होंने विपक्ष के इस विभाजन षड्यंत्र को जनता के सामने रखा और वहीं देश के लोगों को एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्थ और सशक्त बनाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। तो साथ ही सीएम योगी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि कुछ लोग सत्ता में आने के बाद परिवारवाद के सहारे जातिवाद से सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहे हैं। जब भी हम ऐसी प्रवृत्ति के लोगों के चंगुल में फंसते हैं तो हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। विभाजन, परिवारवाद, जातिवाद, इस शब्दों को लेकर सीएम योगी का हमला उस वक्त आया जब अखिलेश यादव की मस्जिद मीटिंग को लेकर सियासी पारा चरम पर है। मस्जिद मीटिंग हो या कांवड़ और या फिर कुंभ जैसे मुद्दों पर विपक्ष के कड़वे बोल या फिर सनातन पर वार, आज सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही संदेश दे दिया है कि विपक्ष की विभाजन वाली राजनीति नहीं चलने वाली। देश को बांटने वालों का सियासी एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा। आज इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनवाते के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। ये दृश्य आज देख रहे होंगे, ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, यह उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो यह उनकी चिंता है। और ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम भी करते हैं। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार वो पिछड़ों के आरक्षण को खाने का काम करती है और समाजवादी पार्टी उस लड़ाई को लड़ने की बात करती है, उस लड़ाई को लड़ रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक दलित सांसद के घर पे भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त लोग बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, करणी सेना के लोग पूरे शहर में, पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पाद मचाते हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। तो उत्तर प्रदेश में लगातार जातिवाद की बात कौन कर रहा है, जातिवाद को बढ़ावा कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो सत्ता में रह के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो लोग नारा दे रहे हैं तरह तरह के, वो किसको बांटने की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जब वो पीडीए की बात करती, जब वो पीडीए के हक और अधिकार की बात करती, तो उन लोगों को दर्द होता है जो लोग पिछड़ों का हक नहीं देना चाहते। तो अब इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कुछ सवाल हैं। विपक्ष की विभाजन वाली नीति नहीं चलने वाली, ये इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सवाल हैं। विपक्ष की विभाजन वाली राजनीति मकसद अब नहीं चलेगा। परिवारवाद, जातिवाद का सहारा किसको फायदा, घुसपैठियों के साथ सहानुभूति और विपक्ष की मजबूरी क्या है, योगी का घुसपैठियों पर वार और विपक्ष क्यों परेशान है, ये इंडिया न्यूज के सवाल हैं जिनके जवाब दर्शक जानना चाहते हैं। घुसपैठियों के साथ सहानुभूति विपक्ष क्यों कर रहा है, आखिरकार विपक्ष की क्या मजबूरी है, मुख्यमंत्री ने यह सवाल पूछा है और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खुद सवाल पूछ रहा है। दर्शक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार विपक्ष की क्या मजबूरी है जो वो विभाजनकारी नीति अपनाती है। तो चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवीन दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सौमिल सिंह श्रीनेत, प्रवक्ता सपा, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर।
और राजन तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के चर्चा में जुड़ने के लिए। जी सोमेल जी से है सवाल। आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में विभाजनकारी राजनीति नहीं चलेगी, परिवारवाद नहीं चलेगा। देखिए, मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा चुना आज डिबेट के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो ये कहते हैं कि परिवारवाद, वो खुद ही परिवारवाद की देन है। आखिरकार गोरखपुर में महंत अवैधनाथ के बाद क्या कोई और भाजपा का नेता नहीं बचा था जो सांसद बन जाए? वो खुद परिवारवाद की देन है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और रही बात परिवारवाद की, तो उनको दूसरे दलों में देखने से पहले अपने खुद के दल में देख लेना चाहिए। आज अमित शाह के बेटे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि अमित शाह के बेटे ने क्या नेशनल खेला, क्या रणजी खेला, क्या अंडर 19 खेला, या क्या नेशनल या आईपीएल खेला? आखिरकार किस आधार पे उन्हें बीसीसीआई का पहले सचिव बनाया गया, फिर अध्यक्ष बनाया गया? नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह जी, उनके बेटे फिर सांसद हुए। परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी ना ही बात करे तो अच्छा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तमाम नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद से ग्रसित हैं। इस बात को पूरे प्रदेश की जनता जानती है। तो क्या परिवारवाद पे बीजेपी बात कर सकती है क्या? मैं वही आपको बता रहा हूं कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उनका बेटा सांसद रहा, उनका पोता भी मंत्री है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। 25 साल की उम्र से वो मंत्री है। 25 पूरा नहीं हुआ, जो एक क्राइटेरिया होता है वो पूरा नहीं हुआ कि वो विधायक और मंत्री है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या विजय बहादुर पाठक जो आज के समय में एमएलसी हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, क्या वो परिवारवाद की देन नहीं है? क्या रमापति राम त्रिपाठी जो सांसद थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे शरद त्रिपाठी सांसद नहीं हुए? क्या उत्तर प्रदेश में ही आपके राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह जो विधायक हैं, क्या वो परिवारवाद की देन नहीं है? क्या ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह जी के एक बेटे जो विधायक हैं, एक बेटे सांसद है, क्या वो परिवारवाद की देन नहीं है? क्या सिर्फ एक दल में ही, हमारे दल में मान लीजिए हमारे परिवार, समाजवादी पार्टी के परिवार से जो लोग निकले वो चुन के सांसद विधायक मंत्री बने? यहाँ पे तो लोगों को मनोनीत भी किया गया भारतीय जनता पार्टी में। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं इतिहास बताना चाहूं तो मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार है, इनका परिवारवाद का जड़। गुजरात में एक ठाकुर परिवार है, भरत सिंह डाभी जो सांसद थे, उनके पिता शंकर जी ठाकुर जो विधायक हैं। मडान परिवार है इनका गुजरात में, पुनेवान मडान जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, और उनके पिता हेमंत मडान 6 बार के सांसद रहे। बिहार में ठाकुर परिवार है, विवेक ठाकुर सांसद है, उनके पिता सीपी ठाकुर पूर्व मंत्री रहे। जायसवाल परिवार है, मदन जायसवाल जी के बेटे बेतिया से प्रत्याशी रहे। क्या दिल्ली में सुषमा स्वराज जी की बेटी आज सांसद नहीं है? क्या साहिब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और वो दिल्ली सरकार में मंत्री नहीं है? क्या कर्नाटक में बोमई परिवार नहीं था? देखिए सोमिल जी, परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी एक तरीके से देखा जाए तो हमेशा से घिरती रही है, लेकिन अब जो ये मुद्दा उठा है कि परिवारवाद की राजनीति ना की जाए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये सवाल उठाए हैं, तो अगर देखा जाए तो परिवारवाद आप तब से गिनाया जा रहा है कि ये तमाम नेता हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो परिवारवाद है वो समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिला है। मैं आपको वही तो बता रहा हूं, लेकिन परिवारवाद से आम जनता का क्या भला है? आम जनता का इससे क्या भला हो रहा है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो? देखिए, कोई भी नेता अगर चुन के सदन में जाता है तो उसकी अपनी एक छवि होती है या उसका कोई अपना एक गुण होता है। क्या परिवारवाद कहाँ नहीं है? बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन होता है, एक वकील का अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। हमें परिवारवाद से हटके हमें अपने देश और प्रदेश के विकास पे बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री स्वयं हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि आज प्रदेश में बिजली की क्या व्यवस्था है? बताइए, उनके ही मंत्री वो खुद बयान दे रहे हैं कि बिजली विभाग की हालत आज के समय में पुलिस विभाग से भी खराब हो चुकी है। और पुलिस किसके अंडर में है? गृह विभाग किसके अंडर में? मुख्यमंत्री के अंडर में। तो बताइए, एक तरफ तो सरकार के मंत्री ही सरकार के मुख्यमंत्री पे आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो एक तरह से वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा है। इनको तो कुर्सी छोड़ के उतर जाना चाहिए और परिवारवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। जो उन्होंने महंत अवैधनाथ जी से जो परिवारवाद दिया था उनको समाप्त कर देना चाहिए। आपके पास लौटेंगे, बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी में परिवारवाद कम नहीं है
उधर मुख्यमंत्री ने आज साफ कर दिया है कि प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी, नो परिवारवाद। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी से ज्यादा परिवारवाद किसी में नहीं है। देखिए, जब किसी बात को घुमाकर पेश किया जाए तो उसमें थोड़ी तथ्यात्मक बात में अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां कह रहे हैं वहां पर अभी चर्चा शुरू हुई नहीं है। परिवार का मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी में कौन सांसद बन गया, कौन आपकी पार्टी में मंत्री विधायक बन गया। परिवारवाद ये है कि जिस पार्टी के संरक्षक हैं आप, मुखिया हैं, आपके बिगड़ पत्ता नहीं हिल सकता, उस परिवार के, उस पार्टी के मुखिया हिम्मत जुटाकर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर उसके संरक्षक तक बाहर के लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए। पार्टी पार्टी की तरह से चलनी चाहिए। परिवार जो है, वाद जो है पार्टी में है, जड़ कहीं और है। अब ये पोता बनाना या आपको बेटा बनाना या किस तरीके से, जिस तरीके की हमारी 18,000 करोड़ से तुलना कर रहे हैं आप, 800 लोग भी नहीं है आपकी पार्टी में। एक प्रदेश में इस पर होकर क्या क्या लोग बने हैं, कितने लोग बने हैं, किस प्रदेश में किसका नंबर आया, किस प्रदेश में कौन बना है। ये चीज नहीं है कि अब पिता नहीं रहा बेटा बन गया, बेटा नहीं रहा पोता बन गया। ये एक संवैधानिक संस्था, इस पर कोई सवाल नहीं है। इसी तरह जैसे सोनिया जी ने आज तक कांग्रेस में नेहरू समय से लेकर अब तक कांग्रेस को मुक्त नहीं किया, कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बनाकर रखा है और उसमें जो भी बनेगा उनकी मर्जी से बनेगा। अगर प्रधानमंत्री भी बनता है तो कुर्सी पहले सोनिया गांधी के लिए खाली होती थी। ये होता परिवारवाद। परिवारवाद ये होता है कि अगर मुखिया कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी ने बना भी दिया है तो अगर वो अखिलेश जी आगे तो फिर वही है सब कुछ, उसका कोई मतलब नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है या आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, संगठन का क्या महत्व है। परिवार में, संगठन में, पार्टी में बहुत फर्क है। पार्टी को आप पार्टी की तरह से चलाएंगे, सबका साथ सबके विकास की बात बताएंगे और सांसद विधायक जो है वो बन भी सकते हैं। तो परिवार इसी को कहते हैं कि एक का पोता, फिर भाई का पोता, फिर चचेरा पोता, फिर उसका बेटा, फिर उसका नाती, फिर उसका भांजा, ये सब उनकी पार्टी है भाई। ये नहीं है कि एक इतने बड़े प्रदेश में एक कल्याण सिंह का जिक्र आ गया, आज कल्याण सिंह जी नहीं है तो उनके पोते और बेटे का नाम है, उनकी सीट है उनकी, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप मुलायम सिंह जी पर अखिलेश का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राम गोपाल जी, फिर उनके पोते, फिर पड़पोते, फिर दादा, फिर भांजे, फिर नाना, फिर नानी, अगर इन्हें जोड़ेंगे तो आप जो है, इससे परिवारवाद यहाँ है कुंठा। दिक्कत यहाँ है कि यहाँ से दिक्कत आ रही है, इसको बोलते परिवारवाद। ठीक है, सेम पोजीशन कांग्रेस की है कि तीन ही आदमी की पार्टी है, आपके पास सोनिया, राहुल और प्रियंका से अलग कोई कांग्रेस का मालिक। हमारे साथ रतन तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रतन तिवारी जी, कांग्रेस परिवारवाद को किस नजरिए से देख? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने मित्र भी नमस्कार करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने गोल कर दिया, यानी बड़ी लकीर खींच दी कि न हमारे शब्द है, न नवीन दुबे जी के शब्द है, न सोमिल के शब्द है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों पर बिल्कुल लगती। एक तरफ नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार को मंत्री बनने के लिए याद है, और मार्च में चले आइए, मार्च में सहयोगी एक शिंदे जो शिवसेना पार्टी के मुखिया हैं, अपने पुत्र को सांसद बना बैठाए हैं और बीच में उसे मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तरफ इनके ही टीके नारायण राणे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, अपने दोनों पुत्रों को नीतीश और विधायक बना के मन बना के बैठे हुए हैं। उस बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश बात हो रही है, मैं उत्तर प्रदेश में चले आ, इनके ही पार्टी के सभी हैं, निषाद पार्टी के संजय नाथ, वो मंत्री है, कैबिनेट में पार्टी के किया है, अपने एक पुत्र को विधायक बनवा के एक सांसद का चुनाव लड़वा रहे थे, वो हार गया। इनके एक है राजभर, प्रकाश राजभर, वो पुत्र को ही करने में लगे हुए। इनके तीसरे जो सहयोगी हैं, अपना सोने अनुप पटेल पार्टी की मुख है, आपत्ति को मंत्रिमंडल में सेट कर बैठी हुई है। कहीं ना कहीं परिवार हिस्ट्री बनाई जाए। उन्होंने कहा पार्टी बात है, तो पार्टी की तो मैंने गिनवा कर परिवार जाने जाऊंगा तो नहीं भाई जानते हैं, बहुत बड़ी लकीर, चाहे चौहान जी हो, चाहे बहुत सारे नेता बात करते, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठा दी। लेकिन यह नहीं है कि मल्लिका खड़गे एक से परिवार से आते हैं, दलित परिवार से आते हैं, और उनको कांग्रेस पार्टी के 9,000 पीसीसी डेलीगेट ने वोट देके अपना अध्यक्ष चुना है। लेकिन यह नहीं बताते ये कि जेपी नड्डा को बंद कमरे के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दोनों बैठ के उन्हें अपना अध्यक्ष
का कार्यकाल बढ़वा देते हैं और यह भी नहीं बताते कि क्या वजह रही कि इतिहास में पहली बार क्या हो गया कि देश के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना रतन पड़ा, तिवारी जी, जो रतन बिल्कुल तिवारी स्वस्थ जी, है और बंद समझदार। कमरे की राजनीति तो कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। कांग्रेस भी तमाम ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती चली आई है जो सिर्फ बंद कमरे तक सीमित रही है। अब देखिए, यही तो विडंबना है देश की। हम तो कहते हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनावी प्रक्रिया द्वारा अपना अध्यक्ष चुनती आई है, लेकिन आज तक गांधी परिवार के सदस्य के सामने चुनाव लड़ने के लिए कोई नेता तैयार नहीं हुआ। सभी गांधी परिवार के सदस्य को अपना नेता मानते हैं, लेकिन इस बार इस जनता की राय, जनता चाहती, खुद नरेंद्र मोदी चाहते थे कि गांधी परिवार के बाहर कोई सदस्य पार्टी का अध्यक्ष बने। हमने बात को मान ली, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद भी पेट में दर्द है, उसके बाद भी यह लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चला रही है, गांधी परिवार चला रहे हैं। अरे देश की बात करो ना। उत्तर प्रदेश में बात कर परिवार उत्तर प्रदेश में पीडीए ने, इंडिया अलायंस ने आपको कहां पहुंचा दिया? 80 जितना दावा आप भर रहे हैं ना, लेकिन कहां गए? इसमें 4 पार की बात आप करते थे, 240 पे आके बैठी पे सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार और नायडू जी आपका साथ छोड़ दे तो मोदी जी से गिर जाए। उस बात करते आप लोग। जैसा कि आप बता रहे हैं, जो हाल कांग्रेस का है वही उत्तर प्रदेश में आप बता रहे हैं कि बीजेपी का भी है। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी परिवारवाद में बहुत आगे निकल चुकी है। इन्हें अपने घर में झांकना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार इस देश की जनता ने इन्हें मैंडेट दिया है, न ये 15 लाख दे पाए, न अच्छे दिन ला पाए, न 2 करोड़ रोजगार दे पाए, न किसानों को एमएसपी दुगना कर पाए। इन्होंने क्या किया आज तक? सिर्फ झूठ भरी राजनीति कर रहे हैं, लगा जुमला दे रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं और जनता ने इन्हें 2024 के चुनाव में सबक भी सिखा दिया है। ठीक है रतन जी, हम आपके पास लौटेंगे, रतन जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ नवीन दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, जिस तरीके से अब ये परिवारवाद, तुष्टीकरण और समाज को खांचों में बांटने का काम किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? सोनम जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस विषय को लेके। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि भाई जातिवाद, परिवारवाद और इस तरीके की चीजों, और तीसरा शब्द उन्होंने कहा घुसपैठिए, उनको तुष्टीकरण किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है राजनीति में, जब कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कोई बात कहते हैं तो उनका आशय जो होता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो एक तीर से कई शिकार किए जाते हैं। कमोबेश मुझे जो लगता है कि निश्चित तौर पर अभी हाल में जो पिछले साल लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, उसमें टिकट वितरण को लेकर बड़ी नाराजगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में थी, क्योंकि उनकी कोई सुनी नहीं गई थी। केंद्र ने अपनी मर्जी से टिकट वितरण किया था। अल्टीमेटली अभी 27 का चुनाव होना, 27 में बहुत ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है, तो अपनी सारी चीजों के नटबोल्ट वो दुरुस्त करना चाहते हैं, और उन्होंने एक मैसेज देने की विपक्ष को लक्ष्य करते हुए एक क्लियर करने की कोशिश की है कि भैया इस बार परिवारवाद नहीं चलेगा, टिकट वितरण जो भी होना है वो अपने स्तर से हम करेंगे, और कैसे करना है वो हम देखेंगे, पहली चीज। और एक चीज और मैं बता दूं सोनम जी, की दिल्ली और यूपी के मध्य में राजनीतिक तनातनी का वातावरण आज है, ये स्वीकार करना पड़ेगा भाजपा के अंदर। दूसरी चीज आती है पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी कहती है भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अभी हमारे भाई तिवारी जी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जिक्र किया। मेरी एक निवेदन मीडिया से भी है और देश की जनता से भी है कि अब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर, सवर्ण, इनकी बात क्यों नहीं करते हैं भाई ये लोग? पिछड़े के नाम पर अखिलेश यादव जी आ जाएंगे, सब परिवार उनके लोग चुनाव जीतेंगे, नेता बन जाएंगे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, वो चुनाव जीत लेते हैं। कमोबेश कांग्रेस में भी यही सब होता है। तो आप देश को बदलने की जो विचारधारा रखते हैं वो वहां आके धराशायी हो जाती है, जब आपकी अपनी पारिवारिक और ये सब व्यवस्थाएं जागृत हो जाती है। दूसरी चीज एक और कहूंगा कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान 240 सांसदों में से 132 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी की पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। अब आपने जिन उनको 132 को टिकटें दी, आपने किसका हक मारा? अपने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता का हक आपने मार दिया।
उसकी हत्या कर दी, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया, क्योंकि आपको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करनी थी कि साहब वो ज्यादा प्रभावी होगा और हमारा जो अपना कार्यकर्ता वो ठीक है उतना प्रभावी नहीं होगा, नवीन जी उसके पास आपके उतना पास धन नहीं लौटेंगे, है चुनाव लड़ने के लिए। जी आपके पास लौटेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, नवीन जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं का हक मारा और कांग्रेस पार्टी से जो निकलकर बाहर आए थे उन्हीं को संसदीय क्षेत्र में अपना चुनावी प्रत्याशी घोषित कर दिया। जवाब दीजिए इस पर। देखिए सोनम जी, एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ जी कि नवीन भाई का क्वेश्चन है और विश्लेषण कर रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब तो बनता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हम किसी का हक मारते नहीं है। हमारे पास इतना काम होता कि आप जो है ना अब यहाँ जिस पर चर्चा कर रहे हैं बैठ के, जिनसे हमारी तुलना हो रही तो है जिन हक कौन पार्टियों की, जो मारता है मैंने देवेंद्र पहले प्रमुख जी? हक कौन मारता है? नहीं, मैं कांग्रेस बता कह रहा रही हूँ है हक की बीजेपी बात। मारती है, समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी मारती है, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष मारता है। नहीं, मैं तो तथ्य के साथ बोल रहा हूँ ना आपको। कांग्रेस से कोई आदमी, कोई व्यक्ति अगर दुखी होकर, परेशान होकर लोकतांत्रिक तरीके से कहीं जाएगा तो उसका हिस्सा जो बनता है, अगर वो राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो सकता है जिसकी जमीन तय है, जिसका अपना कुछ है, और कांग्रेस ने नाइंसाफी की है, जब उनको सताया तभी तो उन्होंने जगह बदली है। जो कांग्रेस के साथ रहे हैं, अन्य पार्टियों में रहे हैं, वो दुखी होकर तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तक गए हैं। और जिनका बड़ा दिल होता है, जिनका बड़ा घर होता है, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई अपने बड़े दिल में, बड़ी जगह में उनको भी एडजस्ट करो जो आपके दर पर आए। ठीक है, जब भगवान रामचंद्र जी के यहाँ, देवेंद्र जी, रतन जब जी कुछ भगवान कहना रामचंद्र जी के यहाँ शरण लेने के लिए विभीषण गए थे, आपने तो कहा जो था सवाल कई बार। खड़े किए हैं देवेंद्र जी, नहीं, मैं उस पर बता रहा रतन हूँ जी कुछ आपको, जवाब देना चाह मैं रहे एक हैं। ही सुन मिनट में लीजिए, बात कर रहा हूँ, आपको पूरी कर रहा हूँ, आधा ही मिनट में। देवेंद्र जी सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब कहा था, सुग्रीव ने कहा था कि दुश्मन का भाई है, पता लेना आया होगा, अंदर से जानकारी लेना आया होगा, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोमल आदमी हो, अच्छा आदमी हो, स्वागत है सबका। तो ये भारतीय जनता पार्टी है भाई, हमारा दिल बड़ा है, हमने स्वागत किया, सबको सम्मान दिया है, सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। न कांग्रेस हमारी दुश्मन, न हमारी सपा दुश्मन। ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, विपक्ष में वो अपना अच्छा काम ईमानदारी से करते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमने जीवन से लेकर हमने विकास देश को बहुत आगे बढ़ाया। ना देवेंद्र जी, अशोक चौहान जी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और आप ही लोग नांदेड़ में जाके आपके प्रधानमंत्री कहते थे अशोक चौहान आदर्श का घोटालेबाज है, उसे जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी करेगा। आज अशोक चौहान जी आपके साथ आ गए तो ईमान कैसे हो गए? आपके ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भोपाल से गरज रहे थे, ये अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, उसे जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी करेगा। मात्र 24 घंटे के अंदर वो आपके साथ कैसे आ गए? महाराष्ट्र में भावना गौली हो, नारायण राणे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, प्रताप सरनाइक हो, बहुत सारे नाम है, छगन भुजबल को जोड़ा जाए, धनंजय मुंडे को जोड़ लिया जाए, नवीन दुबे जी अच्छी तरीके जानते, ये सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए थे और उन्हें डरा के, धमका, ईडी का डर दिखे अपने पार्टी में जबरन शामिल करवा लेना। अब बड़ी बड़ी बात कर चैनल पे, बिल्कुल हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके चेहरे को ने भी देखा है और इनके चेहरे को मीडिया ने बेनकाब किया, इनके चेहरे को कांग्रेस पार्टी लगातार बेनकाब करती रहेगी। ठीक है, सोमिल जी से अगला सवाल ले लेते हैं। सोमिल जी, जिस तरीके से रतन जी ने बताया कि बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ बीजेपी कर रही है? देखिए, नवीन जी ने बहुत विपक्ष ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। विपक्ष ने विकास की राजनीति, विपक्ष ने हमेशा विकास के रास्ते को चुना है। आप लखनऊ में आप देख लीजिए, जिधर भी आप जाइए, जनेश्वर पार्क हो गया, रिवर फ्रंट हो गया, डायल 100 हो गया, जो भी किया विपक्ष ने तो विकास की राजनीति। आपके हिसाब से बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया? बीजेपी अपना विकास बता दे। हमने तो आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, शायद आप नोएडा में बैठी होंगी, शायद कभी आप नोएडा से लखनऊ अगर चल के आइए एक्सप्रेसवे पे तो आपको भी लग जाएगा कि हमने विकास की बात की है और विकास का काम किया। नंबर 1। नंबर 2, नवीन दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पीडीए में अगड़े कहां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा नवीन जी, पीडीए में वीरेंद्र सिंह भी सांसद हैं जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, आनंद भदौरिया भी सांसद हैं जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं, सनातन पांडे भी सांसद हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, और उत्तर प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं।
समाजवादी पार्टी और समाजवाद का अर्थ ही ये है मेन कि मुद्दा तो सारे यही है ना समाज के सोमेल जी, मेन मुद्दा तो यही है ना। समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज को खांचों में बांटना चाहती है। देखिए, अगर हम सब जात के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं तो क्या हम खांचे में बांटना चाहते हैं? मेरा सवाल आपसे है कि अगर हम सब समाज के लोगों तो को फिर सम्मान दे रहे हैं या सम्मान देना पीडीए चाह का रहे हैं, ऐलान क्यों किया गया? पीडीए को लेकर के समाजवादी मतलब पार्टी है क्यों क्या? चलती है? सवर्णों को आपसे क्यों पूछना छोड़ती है? चाहूंगा। सवर्णों को अरे क्यों हम वही, छोड़कर चलती है? मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि श्रवण समाज से वीरेंद्र सिंह, आनंद भदौरिया, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे और ऐसे बहुत से नाम हैं, सैकड़ों नाम हैं जो विधायक रह चुके हैं, विधायक हैं और सांसद रह चुके हैं और सांसद हैं और संगठन में समाजवादी पार्टी के काम कर रहे हैं। मैं खुद समाजवादी पार्टी के संगठन में और मैं खुद क्षत्रिय समाज से आता हूं। तो कहां समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति? नारा फिर क्यों दे रखा है पीडीए सर? सोमिल जी, नारा क्यों दे रखा है पीडीए का? सवर्ण कहाँ है? पीडीए पीडीए का में सवर्ण कहाँ है? ए फॉर अगड़ा। हम्म ए फॉर अगड़ा। अगड़ा मतलब सोमिल सिंह, अगड़ा मतलब वीरेंद्र सिंह, अगड़ा मतलब आनंद भदौरिया, अगड़ा मतलब सनातन पांडे, अगड़ा मतलब माता प्रसाद पांडे। कब ए में अगड़ा नहीं रहा? समाजवादी पार्टी का जब स्थापना हुई थी तो आदरणीय नेताजी के बगल में बहुत से श्रवण समाज के लोग बैठे थे, बहुत से पिछड़े समाज के लोग बैठे थे, बहुत से दलित समाज के लोग बैठे थे। आदरणीय नेताजी तो वो नेता हैं जिन्होंने मान्यवर काशीराम साहब को साथ में लेकर के बाबा साहब के मिशन की लड़ाई को लड़ने का काम किया। कब समाजवादी पार्टी ने अगड़े समाज का सम्मान नहीं किया? बताइए। लीडर ऑफ अपोजिशन अगड़े समाज से, ब्राह्मण समाज से। अगर कहीं पे क्षत्रिय के साथ अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो भी समाजवादी पार्टी खड़ी है। कहीं पे जायसवाल के साथ या बनिया बिरादरी के साथ कहीं गलत हो रहा है, समाजवादी पार्टी खड़ी है। लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे ब्राह्मण समाज से आते हैं। कहां पे आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में अगड़ों का सम्मान नहीं है? समाजवादी पार्टी एक सामाजिक ढांचे को तैयार करके, और पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, जो भी आज के समय में उत्तर प्रदेश में जो भी शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनको हम लोग लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और जो ये भाजपा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक भारतीय जनता पार्टी के जो ये जातिवादी मुख्यमंत्री बैठे हैं, जो जातिवाद से पूरी तरह से लबरेज है, उनको हटाने के लिए हम पीडीए को एकजुट कर रहे हैं और हम पीडीए को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उस पीडीए में अगड़ा भी है। इसका जवाब आपको देवेंद्र प्रमुख जी देंगे। इसका जो जवाब है वो आपको देवेंद्र प्रमुख जी देंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, पीडीए में जो ए आता है उसका मतलब अगड़ा होता है, आधी आबादी होती है, समाजवादी पार्टी की नीति है, सोच है। अल्पसंख्यक भी। देखिए, एक चीज और कर रहा हूं मैं, आपने अगड़ा लगा लिया, लेकिन एक और भी है, अल्पसंख्यक भी बड़े जी से हैं इनके साथ। इसी में ये अल्पसंख्यक है या अगड़े हैं, ये तो यही बता देंगे। और ए फॉर अगड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, आधी आबादी भी है। सोमेल भाई बड़े डंके की चोट पर कह रहे हैं और नवीन भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत लोग हमारे साथी जानते हैं। और ये कभी मुझे कहने में कोई गुरूज नहीं है कि मायावती को भी बड़ी बात बता रहा हूं और अखिलेश जी को, ये ब्राह्मण समाज ही है जो यहां तक पहुंचाने वाला है। लेकिन इस तरह का व्यक्ताव ना तो नेताजी ने किया, ना किसी और ने किया, जिस तरीके का अखिलेश यादव ने किया। ए मिश्रा, मनुवादी, पीछे हटिए। मिश्रा है ना, तू इसीलिए तो वाइट लेना आया। ये कोई बात नहीं होती है। अरे जमीर जागता है जब किसी को अपमानित करोगे ना, एक दलित के बेटे को। ये तो सवर्ण की बात चल रही है, एक मिनट में खड़ा होकर जवाब देता है। ये कौन सी मानसिकता भाई अखिलेश यादव की? यहां कहां चला जाता है तुम्हारा अगड़ीम जो बात करते हो, अगड़ीम। ये सिर्फ राजी करने की बात है, जो मनुवादी की सोच है या चर्चा है। आप दलित की बात, आप काशीराम को याद कर रहे हो, लेकिन बहन मायावती को याद करिए, आपसी टीका टिप्पणी नहीं करनी है, आपसी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अगड़ी मगड़ी गलत बात है, अगड़े समाज का ये तो डिबेट का हिस्सा है। पार्टी के लोग, आप ये जो आप भी अगड़े ठोकेंगे, क्या मैं उसका जवाब नहीं दूंगा? ये गलत बात है। ये अगड़े समाज का कौन सी बात है? ये अपमान तथ्य के साथ ये हमें आईना दिखा रहे हैं जिस तरीके से। मैं ये तथ्य के साथ नहीं बोल रहा, क्या करा दीजिए विश्लेषण, नवीन से बैठे करा दीजिए। वो तो नहीं बोलते हैं ना, गलत भाषा का। अरे गलत भाषा का कहाँ यूज कर दिया? मैं को गाली दे रहा हूँ भाई, आप पूछ कर देख लो। आप मगड़ी नहीं कह सकते हो अगड़े समाज को। ठीक है, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे। नवीन जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। आपने जैसा कहा कि नवीन जी इसका विश्लेषण करेंगे, नवीन जी का ही रुक कर लेते हैं। हम भी तो ब्राह्मणों को सम्मान देकर दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। देवेंद्र जी, बात तो सुनिए। जब तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार है। और देवेंद्र जी आपके पास वापस लौटेंगे, आपके पास वापस दलित राष्ट्रपति और 20 पिछड़े से प्रधानमंत्री, दोनों इन्हीं के हैं।
नवीन जी, किस जिस चीज की लड़ाई तरीके है से भाई? काहे का समाजवादी पीडीए? पार्टी और जी, बीजेपी जी। के परिभाषा बताइए ना मुझे, दोनों बताइए ही पीडीए की पार्टियां एक परिभाषा दूसरे कहां पर से निकल कर आ छींटाकशी गई? करने का काम कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां ये कह कोई रही हैं तरीका थोड़ी है डिबेट पीडीए में के बैठकर आप पक्षधर अपनी समाजवादी मर्जी की पार्टी बात है, मीठा तो मीठा वही गप गप समाजवादी कड़वा पार्टी कड़वा कह रही गप है दो। कि पीडीए में ए जो है उसका मतलब अगड़ा होता है, आधी आबादी होती है। आप इसको नहीं, उसका थोड़ा सा मतलब समझाएं। अल्पसंख्यक नहीं होता क्या? सोनम जी, मैं बहुत जिस तरह से तुम बेबाकी के अल्पसंख्यक को साथ सम्मान दे विश्लेषण रहे, क्या करता हूं, अगड़े को बिल्कुल नहीं दे निष्पक्ष सकते? होकर विश्लेषण करूंगा। देवेंद्र जी, और दो आपको तीन बातें आपकी मैं बात कहूंगा। रखने का देखिए, मौका दिया जाएगा। आप नवीन जी की भी बात सुन लीजिए, वो मैं जवाब दे रहे हैं। मैं सोनम जी दो बातें बड़ी स्पष्ट कह रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि कल एक अखिलेश यादव जी का बयान आया था। अखिलेश यादव जी कोई छोटे नेता नहीं है, देश के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्णकालिक 5 साल के। उन्होंने एक बयान दिया कि भाई एक मनु महाराज आए थे इस तरीके को, और दूसरा उन्होंने कहा सन्यासियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर मनु महाराज के ऊपर टिप्पणी की। इशारा मनु किस महाराज ओर किस था जाति अखिलेश के थे यादव कोई का? नहीं बता पाया। नवीन जी, इशारा किस मैं ओर आपको था बता अखिलेश रहा हूं, यादव का? उनकी नजर में मनु महाराज ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, मैं बता रहा हूं। लेकिन मनु महाराज की जात का किसी को ठीक है रतन जी, इसी को लेकर आपका जवाब जानना चाहूंगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है पीडीए में जो ए है वो अल्पसंख्यक, अगड़ा और आधी आबादी है, तो आपके हिसाब से वाकई में क्या ए का मतलब अगड़ा और आधी आबादी है? बिल्कुल, देखिए सोनम जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी शुरू से इस पक्ष पे थे कि देश की जो आधी आबादी है और देश का जो पिछड़ा है, चाहे देश का अगड़ा जो अगड़ा है, जो गरीब जाति से है, बहुत सारे लोग हैं जो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, वंचित हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बलात्कार कर दिया जाता है, पूरे परिवार ही समाप्त किया जाता है, हाथों में महिलाओं के साथ कर्म किया जाता है। तो कहीं कहीं अभी आपने मध्य प्रदेश में कहा कि बीपी के एक नेता थे, तो तमाम सी घटनाएं हमें और आप देखने को मिलती है, और सी घटनाओं भारतीय जनता पार्टी शामिल होती है। कोई पीडीए की लड़ाई लड़ाए, अगर पिछड़ी बात कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में लगातार दर्द है। राहुल गांधी जी ने पैरों पूरे भारत नापने का काम किया, उसका नतीजा बहुत सारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी साथ बनवाई, और पीडीए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कहां से पहुंचा दी। अगर पिछड़ा, अगर अगड़ा, अगर ये लोग अगर अलायंस के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध वोट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में माहौल खराब करना चाहती है। यही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं जो कहते थे कि हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, और यही असम के मुख्यमंत्री कहते थे मुसलमानों की नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनके ईद किट दे रहे थे, सौगात दे रहे। तो कहीं ना कहीं यह राजनीति देश की जनता को समझ में आ रही है। हम तो बार बार इनसे कहते हैं, अब आइए मैदान में आइए और आके बताइए किसानों का एमएसपी दुगुना कब हो। आप ये बताइए इसकी जनता को कि महंगाई कब की। आइए बताइए, जो आज उत्तर प्रदेश ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सरकार की योजनाओं का बिल नहीं मिल रहा है। गांव में नल तो लगा दिए सोनम, लेकिन के अंदर आज भी नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने तो अपनी सरकार में क्या किया था? रतन जी, कांग्रेस ने अपनी सरकार में क्या किया था? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश लगभग 35-40 वर्ष से हुआ करती थी। आपने और गिना हमने दिया जो कि उत्तर बीजेपी प्रदेश ने ये में नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं हुआ प्रदेश में, ये नहीं हुआ देश में, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकार में कितना विकास किया? आप देखिए ना, अगर हमारी सरकार केंद्र की बात की जाए तो 2004-5 में आईटीआई आया, सूचना अधिकार, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। शिक्षा का अधिकार हमने लेके आए, हमने महिलाओं को सशक्त बनाया, हमने महिलाओं को ताकत देने काम किया, हमने किसानों के 72,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। हम जो देश में जो आपने रतन देश जी, में एक माहौल आया, आपकी सरकार ने सब कुछ किया, तो बीजेपी जो सत्ता में है वो इतने सालों से फिर क्या कर रही है? अगर आपने सब कुछ दिया है देश को।
सोनी जी, अगर हम झूठ बोल के अगर झूठ बोलना चाहते हम आज सरकार में होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। इन्होंने कहा था सरकार में आने पहले 2014 में कि 15 लाख रुपए खाते में देंगे, हर दिन लेके आ जाएंगे, युवाओं हर रोज 100 करोड़ रोजगार देंगे। तो तमाम लोगों ने वादे, उसी वादे झांसे में देश की जनता आई और उन्हें सरकार बनवा दी। लेकिन आज आप देखिए कि सरकार लोग हो चाहे हो चाहे 14 के बाद भी चुनाव हुए ना रतन जी, 14 के बाद भी चुनाव हुए ना, तो आपने जनता का विश्वास क्यों नहीं जीता? 14 के बाद भी तो चुनाव हुए हैं देश में ना। सोनम जी, विश्वास तो हम जीत रहे हैं, जनता सीख गई है। आप 2024 आंकड़ा विश्वास अगर आप जीत रहे हैं तो सत्ता में क्यों नहीं? अगर आपने देश की जनता का विश्वास जीता है तो आप सत्ता में क्यों नहीं है? सोनम जी, सत्ता के दरवाजे पे इंडिया अलायंस हुआ है, सत्ता के दरवाजे बड़ा है और अब आने वाले समय में दरवाजा भी खुलेगा और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस में तो बिखराव देखने को मिल रहा है ना रतन जी, आम आदमी पार्टी अलग हो रही है। बिल्कुल बिखराव नहीं है, बिल्कुल बिखराव नहीं सोनम जी, बिल्कुल बिखराव नहीं है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब पार्टियां, सारे गठबंधन के लोग एक सुर में करें और आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो सब बड़ा है वही देश का, उसी पार्टी का देश का प्रधानमंत्री होता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। हमने बिहार में तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है, कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं है। ठीक है नवीन जी, रतन जी कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है, तो आपके हिसाब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में? क्या वो राजनीति नहीं करती परिवारवाद पे? क्या वो षड्यंत्रकारी नीति नहीं अपनाती है उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, बसपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, देश का अन्य वही कोई दल हो, देखिए सबकी अपनी एक रणनीति होती है और रणनीति को हम कह दें कि वो षड्यंत्र है, साजिश से, ऐसा नहीं होता। हर एक अपनी प्लानिंग करते हैं दल, और मुझे लगता है कि इस समय का जो वातावरण है उसमें बिल्कुल ठीक बात है। आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनका एक अच्छा खासा गठबंधन है, अच्छी ट्यूनिंग है उनके बीच में। लेकिन इससे इतर घुसपैठ वाली बात भी कही है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कि भाई घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। अब प्रश्न इस बात का है कि मुख्यमंत्री वो उत्तर प्रदेश के हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए हैं तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए अगर घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अगर देश में है तो उन्होंने सीधा सीधा सवाल फिर अमित शाह जी के गृह मंत्रालय पर बिल्कुल तीखा सवाल दागा है कि वो अक्षम गृह मंत्री है। ये उनको भाजपा के मित्र हमारे देवेंद्र जी स्पष्ट करेंगे। और दूसरी चीज, अभी जो बात चल रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो, मैं तीनों दलों से एक बात बड़ी स्पष्टता से पूछना चाहता हूं। वो पीडीए लेके आ रहे हैं, वो जातिवाद और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि इस देश के अंदर गुणवत्ता से कंप्रोमाइज कब तक होगा? आजादी के बाद आज 75 वर्ष हो चुके हैं इस देश को, और हम 30% वाला फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाएगा, 85% वाले को आप भर्ती नहीं करेंगे पढ़ाने के लिए, तो इस देश को आप कहां ले जाएंगे? कैसे आप स्क्रू बनाएंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है इस देश के सामने। उनको जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर सामने आना चाहिए। लेकिन आरक्षण क्या है? वोट लेने का एक साधन बन गया है। जातिगत समीकरण क्या है? वोट लेने का एक साधन है। सांप्रदायिक समीकरण क्या है? वोट लेने का एक साधन मात्र है और कुछ नहीं है इस देश के। मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी नेता ने आज तक राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर कोई बात की हो। अब एक चीज देखिए, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, 1 मिनट में कहूंगा, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है। अरे भाई, प्रधानमंत्री आपके, राष्ट्रपति आपके, सेनाध्यक्ष आपके, सब कुछ तो आपका है, तो फिर खतरा कहां से हो गया? इसका मतलब है कि जवाब आपको देवेंद्र प्रमुख जी देंगे। इसका जवाब आपको देवेंद्र प्रमुख जी देंगे। देवेंद्र प्रमुख जी, नवीन जी का सवाल है कि जब आपका प्रधानमंत्री आपका है, गृह मंत्री आपका है और सब कुछ आपके हाथ में है, तो खतरा किससे है? देखिए, बड़ा गहन क्वेश्चन है जी। मैं सोनम जी क्लियर करता हूँ सर का कि मुसलमानों से खतरे की जब बात आई है तो मैं बड़ी डंके की चोट पर बोल रहा हूँ। ना तो देश के प्रधानमंत्री, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना कोई हमारी सरकार का कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि भी हमें मुसलमानों से कोई खतरा है। मुसलमान और हिंदू की बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे शासन में तो 2014 के बाद तो देश और 17 के बाद हिंदू मुसलमान होता ही ना कोई दंगा होता, ना तोड़फोड़ होती। 400 दंगे इनकी सरकारों में हुए हैं और ये घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं देवेंद्र जी। घुसपैठियों को लेकर भी सवाल खड़े किए।
क्वेश्चन को पूरा होने दिए करो, 1 आध मिनट बोलने दिए करो, फिर अपना क्वेश्चन दागे करो। उससे डिस्टर्ब हो जाता है जब आदमी आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हो। मैं दूसरी चीज ये क्लियर कर रहा हूं आपको कि जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात आई है तो डंके की चोट पर है कि भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान लेकर नहीं आती, लेकिन जब विपक्ष लेकर आता है कि अल्पसंख्यक को खतरा है, कहीं ना कहीं से उस पर चोट की जा रही है, तब मजबूरी में हम लोगों को तथ्य के साथ आना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है कि हम जितनी हिंदू की सुरक्षा करते हैं उतनी मुसलमान की भी करते हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे में दोनों लोगों को नुकसान होता था, मरते थे, लेकिन हमने दोनों को बचाया है। उत्तर प्रदेश की योजना जो है सबका साथ सबका विकास, नवीन सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो बात कर रहे हैं कि भाई देश में जो है शिक्षा को लेकर और जो जिसका अधिकार है वो मिलना चाहिए, वही हम इसीलिए थोड़ा जाति और धर्म से अलग उठकर सबकी बात करते हैं। अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा गरीब ब्राह्मण हो सकता, ठाकुर हो सकता है, SC ST हो सकता है, उसका आरक्षण हो। मेरी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मैं कोई पार्टी की तरफ उन्होंने नहीं सवाल खड़े किए हैं कि जब प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो फिर चिंता की बात ही नहीं है, घुसपैठिए कहां से आएंगे, इसको लेकर भी आप जवाब दीजिए। नहीं यार, क्लियर करिए। वो भी बता रहा हूं मैं, वो भी बता, घुसपैठिए ना कोई आने देंगे हम, अगर आएंगे तो घुसपैठिए को आने नहीं देंगे। और जो आ रहे हैं जिनका दर्द होता है, जब कार्रवाई करती है सरकार, दर्द ये है तो इनको फिर चिंतन होता है, फिर ये कहते हैं कि नागरिकों के साथ, अरे भाई जितने क्रिमिनल जिनके बिल्डोजर चला है, जिन पर गोली चली है, जो शूट हुए हैं और जिनको हमारे साथी नाम लेकर गिने थे हमारे साथ आए हैं उनके मुकदमे, आप हेयरिंग कराइए, आपके पास अच्छे एडवोकेट है, उनकी जांच कराइए विपक्ष में बैठकर और तथ्य के साथ लेकर चैनल पर आइए और सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये आप लोगों का काम है, ये अच्छे विपक्ष का काम है, ये शिक्षित विपक्ष का काम है। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक विपक्ष में रही है, लेकिन आईना दिखाती थी, चिपकाती थी। आप लोगों को सीख लेनी चाहिए विपक्ष में कैसे सरकार को घेरा जाता है, क्योंकि आपने 70 वर्षों तक आए चाहे बगल बेईमानी से कैसे ही सख्ता ही की है। विपक्ष की आपको नॉलेज नहीं थी, पहली बार आए हो और अभी से वेंटिलेटर पर हो, वापसी नहीं कर पा रहे। पहले आपको जो है ऑक्सीजन सपोर्टेड हटना पड़ेगा। जब आप खड़े हो जाएंगे, जब विपक्ष में काम करना सीख जाएंगे तो जनता सोचेगी 2047 के बाद विकसित भारत में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप पर विचार होगा। उससे पहले आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जल्दबाजी में ज्यादा नुकसान जल्दी से कंप्लीट करिए। करिए। साथ आइए, सरकार को घेरिए, आईना दिखाइए, अच्छे लगेंगे, लेकिन बेवजह की बातों पर, बेवजह की चर्चा पर समय खराब ना हो। नेशनल टीवी है, नेशनल डेट है, बहुत लोग सुनते हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, अपने जवाब को कंप्लीट करिए। सौमिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने उनसे तमाम सवाल पूछे, उन्हीं का जवाब वो देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। देखिए, देवेंद्र जी बहुत विपक्ष की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम लोग तो विपक्ष में बहुत अच्छे से रहते हैं। देवेंद्र जी परेशान ना होइए, आपको और आपके नेताओं को जनता 2024 में लगभग विपक्ष में भेज ही दी थी और 2027 में तो पूरी तरह से विपक्ष में चले जाएंगे और विपक्ष के साथ साथ धरातल और गड्ढे में भी चले जाएंगे, फिर जिंदगी भर विपक्ष में ही काटना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये दंगे की बात कर रहे थे। कासगंज में जो दंगा हुआ, चंदन गुप्ता की जो हत्या की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बाद में ये चीज साबित हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही चंदन गुप्ता की हत्या की थी। क्या वो दंगा नहीं था? नंबर 2। नंबर 3, इनके ही मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम लोग तो कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात नहीं करते। बहुत बड़ा आरोप है। ये कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। ये मीडिया की ही बात हो रहा था। रिकॉर्ड कर दीजिए। एक मिनट। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो। कटोगे तो बटोगे का क्या मतलब है? किससे कटेंगे अगर हम बटेंगे तो? एक तरफ आप कहते हो कि मुख्यमंत्री जी ने मुसलमान का नाम नहीं लिया कटने बटने में, वही हम आपसे, तो आप नाम ले लीजिए, आप नाम ले लीजिए, बटने में तो हम भी हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे किससे? 80-20 की बात आपके मुख्यमंत्री ने नहीं की, 80-20 की भी बात आपके मुख्यमंत्री ने की। कह रहा हूं तो किससे कटेंगे? मैं आपसे कहीं अखिलेश जी धक्का मार रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी मार रही है। मैं आपसे देवेंद्र जी सौमिल जी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए। सौमिल जी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए। तथ्य की बात करते हैं। देखिए, कटोगे तो बटोगे, मेरा सवाल यही है कि कटेंगे किससे? बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारा सवाल यही है कि कटेंगे किससे, कौन हमको काटेगा? 80-20 की ये बात करते हैं, क्या 80-20 की बात में क्या कहीं ये तो ये नहीं कहना चाहते हैं कि अगड़ा पिछड़ा और दलित को अलग कर रहे हैं? अगर 80-20 की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं तो 20% कौन है? क्या अल्पसंख्यक लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है?
हमारा ये जो हिंदू धर्म है या हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो ये कहती है कि हम मिलजुल के सबको एक साथ रखकर एक सम्मान देने का काम सौमिल जी, करें। ये कौन एक कह तरफ रहा है कि अल्पसंख्यक भारत में नहीं रह सकते? किसने कहा कि अल्पसंख्यक भारत में नहीं रह सकते? ये तो हमने भी नहीं कहा कि अल्पसंख्यक भारत में नहीं रह सकते। हमारा कहने का ये, हम ये कह रहे थे कि इनके नेता कहते हैं 80-20 की लड़ाई, 80 बनाम 20 की लड़ाई किससे है? 80 कौन है, 20 कौन है? आज नेशनल चैनल पे बैठे हुए देवेंद्र जी बहुत तथ्य की बात कर रहे थे। तथ्य के साथ रख दें कि 80 कौन है, 20 कौन है। और दूसरी बात, काउंटर कर दूं 30 सेकंड में। जी बिल्कुल, 30 सेकंड में काउंटर करता हूं सौमिल भाई। 80 हमें और 20 आप हैं। आप लोग 80-20 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 80% है इस देश में, और 20% में आप राजनीति कर रहे हो, तो 80-20 क्लियर हो गया ना। इन्होंने साफ कह दिया, इनका चेहरा बेनकाब हो गया। अरे नवीन सर, आप इसमें क्लियर फिर इनका चेहरा बेनकाब हो गया। वही इनका चेहरा देखिए बेनकाब कर दिया। 80-20 क्या है, इन्होंने बेनकाब कर दिया। हम तो 80-20 की बात नहीं करते, घुमाओ मत। हम तो 80-20 की बात नहीं करते। तो घुमाइए मत। देवेंद्र जी आप बड़े हैं, करने वाला आप बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आप बड़े भाई हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। देखिए हम डिबेट को घुमा नहीं रहे। 80-20 की बात हमने की, आपने साफ कर दिया कि 20 हम 80 आप हैं। क्या है हम 20? 80-20 मतलब क्या? आप क्या कहना चाहते हो? हम भाई 20% में आप राजनीति कर रहे हो, 80 में हम कर रहे हैं। 80% लोगों का हमें समर्थन है, वोट है, सपोर्ट है। देवेंद्र जी, 23 प्रदेशों में हमारी देवेंद्र जी, सरकार है। 80-20 का मुद्दा छेड़ दिया है। राजनीति तो है 80-20 का भाई, जो मुद्दा ये छेड़ा है स्वीकार वो करिए। आज के मुद्दे से बिल्कुल अलग है। 80-20 का मुद्दा ही नहीं है आज का, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, तो इन्होंने ही बात कही ना कि हमारे सरकार में हिंदू मुसलमान सब सेफ है। मैंने उसी पे कहा कि एक है तो सेफ है, इनके मुख्यमंत्री का बयान है। हमारे दल के किसी नेता ने इस चीज की बात नहीं कही, या कांग्रेस के किसी नेता ने इस चीज की बात नहीं की। इन्हीं के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ है, कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो हम इन्हीं से पूछना चाहते हैं कौन काटेगा? आप किससे सेफ हो? आप किससे सेफ हो और कौन आपको काटेगा? देखिए हिंदू मुसलमान के बीच में, हम समाजवादी लोग हमेशा इस चीज को कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई कभी नहीं पैदा करना चाहिए। कोई देश इस विश्व में ऐसा नहीं है जो एक धर्म को लड़ा करके विकसित हो पाया हो। विकसित भारत की बात करते हैं, जब तक आप सरकार में नहीं थे भारत जी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी मुसलमान की राजनीति नहीं करती है तो फिर अल्पसंख्यक को अपने साथ जोड़कर क्यों चलती है? क्यों चलती है समाजवादी? देखिए समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक को अलग कर दे समाजवाद से। अल्पसंख्यक में सोनम जी, अल्पसंख्यक में क्या सिर्फ मुसलमान आते हैं? आपको जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। अल्पसंख्यक में सिख भी आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं। समाजवादी पार्टी तो अल्पसंख्यक के तौर पे मुस्लिम को ही लेकर चलती है। कभी नहीं। हम अल्पसंख्यक शब्द मतलब ये हो गया कि उसमें 3-4 धर्म के लोग आ जाते हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं? आप ये कैसे आप साबित कर पाएंगी अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? या आप ये साबित कर दीजिए कि समाजवादी पार्टी में आप अभी कह रहे थे 80-20 की आप बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी लगातार कहती आई है कि अल्पसंख्यक में मुस्लिम आते हैं। मुस्लिम का पक्षधर हमेशा समाजवाद रहा है और समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिमों के साथ है। अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं स्वामी जी, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं स्वामी जी। जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, हर कोई आता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से मुस्लिम की राजनीति करती आई है। आखिरी बार इनके मुख्यमंत्री बौद्ध मठ में कब गए थे? बता दे, जवाब हो अगर इन पे तो। आखिरी बार इनके मुख्यमंत्री बौद्ध मठ में कब गए थे? क्या उनको बौद्ध धर्म से, क्या उनको दलितों से नफरत है या कोई दिक्कत है? सौमिल भाई घुमाइए मत, बौद्ध धर्म में जाओ या मस्जिद में जाओ या मंदिर में जाओ, इससे कोई मतलब ही नहीं है डिबेट का। आप भटकिए मत। मुद्दे से बौद्ध मंदिर में जाने से क्या बौद्ध बन जाएंगे आप, या मस्जिद में जाने से मुसलमान बन जाएंगे? अरे किसी मुसलमान से आकर हमारे मंदिर में आप कलावा बंधवा लो, हम मान जाएंगे आपको। अरे हम मस्जिद में जाकर टोपी लगा कर जाए हमारे मुख्यमंत्री, तुम्हारे मुख्यमंत्रियों की तरह कव्वाल चल रहा, मुझे फन्नगर चल रहा, सर पर टोपी। राजनाथ सिंह कांग्रेस में है क्या? और कांग्रेस में है क्या? पूरा प्रदेश चल गया। ये काम आप लोगों के यहाँ होता था स्वामी भाई। अरे तर्क की बात करते हैं क्या? मैं राजनाथ सिंह होती है कि तर्क के साथ आप लोग भिड़ते हो, जवाब देने की बात आती है तर्क की बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी, फिर मैं आपको क्या राजनाथ, क्या आपके नेता ईद में, क्या आपके नेता ईद में, की बात है, देश की एकता की बात है, देश के लोकतंत्र की बात है, देश के कानून की और लॉ की बात है। जो देश में लॉ और कानून का सम्मान करेगा वही देश में सम्मान के साथ रहेगा। जो कानून और लॉ को तोड़ेगा उसको सजा होगी। समय की कमी है, समय की कमी है, इसी को लेकर के रतन जी का एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। समय की कमी है रतन जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर
आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो मुस्लिम की राजनीति करती है, और समाजवादी पार्टी कहती है कि बीजेपी जो है वो हमेशा से ठाकुरवाद की बात करती है, जात पात की बात करती है और परिवारवाद की तो बात करती ही करती है। तो एक छोटा सा कमेंट इसको लेकर। देखिए सोनम जी, भारतीय जनता पार्टी किसकी राजनीति करती है, क्या करती है, उस देश के सामने है। अभी आपके चैनल में इन्होंने साफ साफ कहा कि 20 आप हो, 80 हम है। अगर आप 80 हैं तो आपकी सीट तो आनी चाहिए। आपकी सीट देवेंद्र जी कैसे आ गई? आप कहते हैं कि अलायंस अल्पसंख्यक राजनीति का है, लेकिन मैं इन्हें कह देना चाहता हूं, हमने सबसे ज्यादा किसानों को टिकट देने का काम किया, हमने पिछड़ों को टिकट देने का काम किया, हमने दलितों को टिकट देने का काम किया। और हमारे समय की कमी है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए ना, ये बताइए कि ये मुसलमानों से नफरत भी करते हैं, सौगात मोदी का किट भी उन्हें भेजते हैं और मुसलमानों को गाली भी देते हैं, और बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी भी खाने ये लोग चले जाते हैं। मुसलमानों को गाली भी देते हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार भी बनाने चले जाते हैं, गाली मुसलमानों को खूब दे रहे हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ थे, देखिए कुल मिलाकर रतन जी, आज के युग में जात पात परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। चाहे सत्ता पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, हर किसी को जात पात परिवारवाद से ऊपर उठकर देखना चाहिए, देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल आज की इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बीजेपी ने ये सवाल खड़े किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सवाल खड़े किए कि सत्ता पक्ष जो है वो हमेशा से परिवारवाद से दरकिनार रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति और परिवारवाद को हमेशा साथ लेकर चला है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे और चर्चा भी बहुत अच्छे तरीके से की गई इस मुद्दे पर। और जो इस चर्चा का नतीजा रहा वो ये रहा कि आज के युग में चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी को राजनीतिक चश्मे से ऊपर, परिवारवाद से ऊपर, जातिपात से ऊपर उठकर विकास की बात करने की जरूरत है, जनता के बारे में सोचने की जरूरत है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।